नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी ऑपरेशन सिंदूर पर संसद में घिरी मोदी सरकार की, राहुल गांधी के नए सवालों की। देखेंगे संसद में आज किन मुद्दों पर विपक्ष ने किया हल्ला बोल, महागठबंधन की बैठक में क्या बना प्लान। जानेंगे जस्टिस वर्मा केस में हुई सुनवाई को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। रूस में दुनिया का छठा सबसे बड़ा भूकंप, 8.8 की मापी गई तीव्रता, 5 मीटर ऊंची सुनामी उठी, अमेरिका के अलास्का, हवाई, कैलिफोर्निया तक दिखा असर। भारत पर अमेरिका ने लगाया 25% टैरिफ, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा ऐलान, कहा 1 अगस्त से भारत पर लगेगा जुर्माना। सबसे महंगा और सबसे पावरफुल अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट निसार हुआ लॉन्च, श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से हुआ लॉन्च, नासा और इसरो ने मिलकर बनाया है ये सैटेलाइट। हरे निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 143 अंकों की तेजी के साथ 81,481 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो 33 अंकों के उछाल के साथ 24,855 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां, बात आज की सबसे बड़ी खबर। ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन भी राज्यसभा में चर्चा चली और इस बार भी विपक्ष के तीखे तीरों का सामना सरकार को करना पड़ा। चर्चा की शुरुआत से पहले अचानक पीएम मोदी संसद पहुंच गए। संकेत साफ था कि सरकार विपक्ष के दबाव में। तो दूसरे दिन कैसे विपक्ष ने किए मोदी सरकार पर वार, देखिए ये रिपोर्ट। ऑपरेशन सिंदूर पर राज्यसभा में भी मोदी सरकार पर इंडिया गठबंधन ने तीखे हमले किए। सरकार के बचाव में विदेश मंत्री एस जयशंकर, बीजेपी अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा के साथ तमाम नेता उतरे, लेकिन सरकार दबाव में ही दिखाई दी। सीज फायर को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि मैंने एक दिन पहले कहा था कि मेरे भाषण के अंत तक ट्रंप के सीज फायर के दावे की गिनती 30 तक हो जाएगी। अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार यही कहते रहे, लेकिन पीएम मोदी में ये कहने की हिम्मत नहीं है कि वो झूठ बोल रहे हैं। उनमें ये कहने की हिम्मत नहीं है कि हम ऐसी बकवास बर्दाश्त नहीं करते। दाल में कुछ काला है, इसलिए वे कुछ नहीं कह रहे हैं। मनोज झा ने कहा कि ट्रंप को कॉमिक्स कैरेक्टर चाचा चौधरी बताते हुए कहा कि वो हर मामले में चौधराहट दिखा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर में सीज फायर के लिए झूठा दावा करने पर संसद में उनके खिलाफ निंदा प्रस्ताव पास कराना चाहिए। विपक्ष की तरफ से पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के व्हाइट हाउस में लंच को लेकर भी तीखे सवाल किए। टीएमसी सांसद ममता ठाकुर ने कहा कि दुनिया देख सकती है कि भारत किस तरह पाकिस्तान का समर्थन करने वाले अमेरिका का गुलाम बन रहा है। सीज फायर सफल नहीं रहा। कांग्रेस सांसद रेणुका चौधरी ने लोकसभा में पीएम के दिए भाषण पर तंज कसते हुए कहा कि पहलगाम हमले में जान गंवाने वाले शुभम द्विवेदी की पत्नी ने कहा है कि प्रधानमंत्री ने सभी कुछ चीजों के बारे में बोला, लेकिन जिन 26 लोगों की जान गई उनके बारे में एक शब्द नहीं बोला। उनकी आवाज राहुल और प्रियंका गांधी ने उठाई। मैं पूछना चाहती हूँ कि आप सिंदूर की कीमत क्या जानते हो। सपा सांसद जया बच्चन ने कहा कि इसी सदन में छाती ठोक के बोला गया था कि आर्टिकल 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो चुका है। इसी वजह से देश के अलग अलग कोने से पर्यटक घूमने गए थे और उनकी जान चली गई। उनके परिवार वाले केंद्र सरकार को कभी माफ नहीं करेंगे। विपक्ष ने पहलगाम हमले का मुद्दा उठाया तो सरकार की तरफ से जयशंकर ने बचाव करते हुए कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के समय ट्रंप और पीएम मोदी के बीच एक बार भी फोन पर बात नहीं हुई। तो वहीं जेपी नड्डा सफाई देने के नाम पर मनमोहन सिंह के सरकार के समय हुए आतंकी हमले गिनाते रहे, लेकिन विपक्ष के सवालों के जवाब नहीं दे पाए। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष ने सरकार को घेरा तो संसद के बाहर राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर नए सवाल उठा दिए। पीएम मोदी ने लोकसभा में अपने भाषण में ट्रंप का नाम तक नहीं लिया, जिस पर अब विपक्ष मोदी सरकार और खासकर पीएम मोदी को घेर रहा है। और अब पीएम मोदी के ट्रंप का नाम न लेने के पीछे की वजह राहुल गांधी ने बता दी है। क्या बोले राहुल, देखिए। एक दिन पहले ही लोकसभा में राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पीएम मोदी को चैलेंज किया था कि अगर पीएम मोदी में हिम्मत है तो वो सदन में सबके सामने ट्रंप के उस दावे को झुठला कर दिखाएं, जिसमें ट्रंप 30 बार से ज्यादा दावा कर चुके हैं कि भारत पाकिस्तान का सीज फायर उन्होंने ही करवाया। अब राहुल ने एक बार फिर इसी मुद्दे पर संसद के बाहर पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने कहा कि प्रधानमंत्री ने डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया। ये सबको मालूम है कि क्या हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। अगर पीएम ने बोल दिया तो ट्रंप खुलकर बोलेंगे और पूरी सच्चाई सामने रख देंगे, इसलिए पीएम मोदी बोल नहीं पा रहे हैं। सुनिए क्या कहा राहुल गांधी ने। नहीं, क्योंकि सच्चाई है ना। अगर पीएम ने बोल दिया तो फिर वो खुल के बोलेगा और वो पूरी सच्चाई रख देगा, तो इसलिए नहीं बोल पा रहे।
और सर बार बार ट्रम्प जो है इस बात को कहते हैं, तो आपको लगता है कि हमारा जो स्टैंड है कहीं ना कहीं हल्का पड़ता है भारत का? नहीं, अभी क्या होगा, अभी वो कह रहा है, वो कह क्यों रहा है? क्योंकि वो अपनी ट्रेड डील चाहता है, तो वहां पे दबाएगा इनको। आप देखना कैसी ट्रेड डील बनती है। बता दें कि विपक्ष लंबे समय से मांग कर रहा है कि मोदी ट्रंप के दावे का खंडन करें, लेकिन खंडन करना तो दूर, पीएम मोदी ने लोकसभा में दिए अपने भाषण में एक बार भी डोनाल्ड ट्रंप का नाम नहीं लिया, जिसको लेकर विपक्ष सरकार पर हमलावर हो गया है। और अब राहुल ने संसद के अंदर और बाहर दोनों जगह इस मुद्दे पर पीएम मोदी को घेरने का काम किया है, जिससे मोदी सरकार की टेंशन बढ़ी हुई है। राहुल गांधी के अलावा विपक्ष के दूसरे नेताओं ने भी सरकार पर गोलमोल जवाब देने का आरोप लगाया। आरोप तो सरकार पर कई लग रहे हैं। विपक्ष सवाल पूछता है लेकिन सरकार जवाब नहीं देती। इसी के चलते विपक्ष को प्रदर्शन करना पड़ता है और मानसून सत्र के दौरान भी विपक्ष प्रदर्शन करने पर मजबूर है। देखिए रिपोर्ट। संसद के बाहर विपक्ष ने मोदी सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। बिहार में जारी मतदाता सूची पुनरीक्षण मामले से लेकर बंगाल के लोगों के साथ हो रहे भेदभाव तक कई मुद्दों को लेकर विपक्षी सांसदों ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला। संसद परिसर में कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी समेत कई सांसदों ने हाथ में पोस्टर लेकर एसआईआर के खिलाफ नारेबाजी की। सोनिया गांधी एसआईआर लोकतंत्र पर हमला का बड़ा बैनर लिए हुए इस विरोध प्रदर्शन में शामिल हुई। इस दौरान संसद परिसर में मोदी सरकार हाय हाय एसआईआर बंद करो के नारे गूंज रहे थे। इंडिया गठबंधन के इस विरोध प्रदर्शन में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी के सांसद भी शामिल हुए, जिन्होंने बीजेपी शासित राज्यों में मजदूरों की गिरफ्तारी का विरोध किया। पार्टी पिछले कुछ दिनों से अन्य राज्यों में बंगालियों के साथ कथित दुर्व्यवहार के खिलाफ अलग से विरोध प्रदर्शन कर रही है, लेकिन इस बार उन्होंने संयुक्त रूप से इस प्रदर्शन में हिस्सा लेकर अपना विरोध दर्ज करवाया। इसके अलावा एक और मुद्दा गरमाया रहा और वो था छत्तीसगढ़ में केरल की ननों की गिरफ्तारी का। छत्तीसगढ़ के दुर्ग रेलवे स्टेशन पर राजकीय रेलवे पुलिस यानी जीआरपी ने इस हफ्ते की शुरुआत में प्रीति मैरी और वंदना फ्रांसिस नाम की दो ननों के साथ सुकमन मंडावी को गिरफ्तार किया। इन पर स्थानीय शिकायत के आधार पर 3 महिलाओं का जबरन धर्मांतरण और मानव तस्करी के लिए नारायणपुर से ले जाने का आरोप है। हालांकि इन महिलाओं के परिवारों ने तस्करी के आरोपों का खंडन किया है, जिसे लेकर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने संसद में आवाज उठाई है। उन्होंने कहा, वही हाथीराम from Kerala were very badly ill-treated. They were accused of things they were not doing. They were manhandled. प्रियंका कह रही थी कि हम अल्पसंख्यकों पर इस तरह के हमले का विरोध कर रहे हैं और इन अत्याचारों को रोकने की मांग करते हैं। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार नहीं होना चाहिए। आप किसी पर ऐसी बात का आरोप नहीं लगा सकते जो उन्होंने की ही नहीं है। हम इसके खिलाफ कार्रवाई तो नहीं कर सकते, लेकिन हम सरकार पर जितना हो सके दबाव डाल सकते हैं। साफ है, विपक्ष ने मोदी सरकार की चौतरफा घेराबंदी कर दी है। संसद सत्र के दौरान विपक्ष कई मुद्दों पर चर्चा की मांग कर रहा है, जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा है एसआईआर का। ये मुद्दा बिहार में सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है, क्योंकि बिहार में चुनाव होने वाले हैं, जिसे लेकर महागठबंधन ने कमर कस ली है। और उसी कड़ी में आज एक और बैठक बुलाई गई, जिसमें बड़ा फैसला लिया गया। क्या बना बैठक में प्लान, कौन कौन हुआ बैठक में शामिल, देखिए रिपोर्ट में। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। चुनाव में एनडीए को मात देने के लिए महागठबंधन जोरों से तैयारियों में जुट गया है। उसी कड़ी में महागठबंधन ने एक बार फिर बैठक बुलाई। बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया, जिसके मुताबिक रक्षाबंधन के बाद तेजस्वी और राहुल गांधी के नेतृत्व में अगस्त क्रांति होगी। बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तेजस्वी यादव ने बताया कि अगस्त क्रांति की तारीख और रूट कुछ दिनों के बाद बता दिया जाएगा। इसके साथ ही तेजस्वी ने कैग रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कहा कि अब अपराधी ही सरकार चला रहे हैं। पिछले 10 दिनों में बिहार में 100 के करीब लोगों की जान ले ली गई है। इस मुद्दे को लेकर हम लोग जनता के बीच जाएंगे। वहीं कांग्रेस ने कहा कि पार्टी तेजस्वी यादव की सभी बातों का समर्थन करती है। अगस्त का महीना क्रांति का महीना होगा, जनता की लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। बता दें कि ये बैठक राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास 1 पोलो रोड पर दोपहर 1 बजे से शुरू हुई थी। महागठबंधन की 6वीं बैठक में बिहार की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, चुनावी रणनीतियों और गठबंधन की मजबूती पर विस्तृत चर्चा हुई। बैठक का उद्देश्य सभी घटक दलों के बीच बेहतर तालमेल बनाना और साझा लक्ष्य की दिशा में एकजुट होकर काम करना है। अब जहां एक तरफ महागठबंधन में लगातार बैठकें हो रही हैं, तो एनडीए में सन्नाटा छाया हुआ है। एनडीए में खींचतान मची हुई है। ऐसे में महागठबंधन की अगस्त क्रांति के ऐलान से एनडीए की बेचैनी बढ़ गई है।
विधानसभा चुनाव से पहले महागठबंधन की यात्रा के ऐलान ने एनडीए की चिंता को जरूर बढ़ा दिया है। वैसे एनडीए की चिंता सुप्रीम कोर्ट को लेकर भी दिखाई दे रही है। जस्टिस वर्मा के खिलाफ संसद में महाभियोग चलाने की तैयारी चल रही है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट को फैसला देना है। कोर्ट ने सुनवाई पूरी कर ली है, तो क्या हुआ सुनवाई में खास, देखिए रिपोर्ट। हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट की अंतरिम जांच समिति की रिपोर्ट को चुनौती दी है। इसे लेकर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ही याचिका लगाई। कोर्ट की इसी रिपोर्ट के आधार पर संसद में जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की कार्रवाई शुरू हुई है। जस्टिस दीपांकर दत्ता और एजी मसीह की बेंच ने मामले की सुनवाई की और दोनों ही पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस वर्मा की तरफ से दलील देते हुए वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि कोर्ट ने मुझे संवैधानिक मुद्दों पर बिंदु तैयार करने को कहा था, जो मैंने तैयार कर लिए हैं। जस्टिस वर्मा की याचिका में कहा गया कि 3 जजों की आंतरिक जांच समिति की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए। कपिल सिब्बल ने कहा कि इन हाउस जांच केवल एक तथ्यपरक तंत्र है, जिसका कोई बाध्यकारी प्रभाव नहीं है। ये साक्ष्य अधिनियम के नियमों का पालन नहीं करता और न ही इसे न्यायाधीश को हटाने की कार्यवाही शुरू करने का आधार बनाया जा सकता है। आर्टिकल 124 और जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 मिलकर न्यायाधीशों को हटाने की संवैधानिक प्रक्रिया तय करते हैं। इन हाउस प्रक्रिया के जरिए इसे दरकिनार करना एक समानांतर अतिरिक्त संवैधानिक तंत्र बनाना होगा। जस्टिस वर्मा इन हाउस प्रक्रिया को प्रशासनिक उपाय के रूप में स्वीकार करते हैं और सीजीआई की प्रशासनिक शक्ति जैसे न्यायिक कार्य आवंटन रोकने को चुनौती नहीं दे रहे। उनकी आपत्ति इस प्रक्रिया के आधार पर महाभियोग शुरू करने पर है। सिब्बल की दलील पर जस्टिस दीपांकर दत्ता ने सवाल किया कि इन हाउस प्रक्रिया, जिसे 3 पुराने फैसलों में मान्यता दी गई है और जो जस्टिस कृष्ण अय्यर के सिद्धांतों पर आधारित है, क्या उसे पूरी तरह से नजरअंदाज किया जा सकता है? और अगर अदालत सिब्बल की बात से सहमत हो तो फिर क्या वो राहत दे सकती है? इसके आगे जस्टिस दत्ता ने कहा कि सीजीआई कोई पोस्ट ऑफिस नहीं है। सीजीआई की राष्ट्र के प्रति भी जिम्मेदारी बनती है। अगर सीजीआई के पास ऐसा मटेरियल उपलब्ध है जिनके आधार पर उन्हें जज का कदाचार लगता है, तो वो निश्चित तौर पर पीएम और राष्ट्रपति को सिफारिश भेज सकते हैं। बता दें कि 14 मार्च 2025 को जस्टिस वर्मा के दिल्ली आवास पर आग लगने के दौरान दमकल कर्मियों ने कथित तौर पर जले हुए नोट बरामद किए। इसके बाद तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने 3 सदस्यीय समिति गठित की, जिसमें जस्टिस वर्मा को दोषी पाया गया। इस जांच रिपोर्ट को राष्ट्रपति और पीएम को भी भेजा गया था, जिसके बाद जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की गई। जस्टिस वर्मा पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सभी की नजरें हैं, तो बिहार की कानून व्यवस्था की स्थिति पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। विपक्ष तो पुलिस और प्रशासन को घेर ही रहा था। वहीं अब पैट गर्ल के नाम से मशहूर रिया पासवान ने बिहार पुलिस पर बड़े आरोप लगाए। रिया ने हाल ही में राहुल गांधी से मुलाकात की थी, तो क्या कहा है रिया ने, देखिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी हाल ही में गया जी पहुंचे थे, जहां उन्होंने पैट गर्ल के नाम से मशहूर रिया पासवान से मुलाकात की थी। अब रिया और उनके परिवार के साथ मारपीट की खबर सामने आई है और ये आरोप उन्होंने बिहार पुलिस पर लगाए हैं, जिसे लेकर मामला गर्मा गया है। दरअसल पैट गर्ल के नाम से मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता रिया पासवान ने बिहार पुलिस पर 29 जुलाई की देर रात उनके घर में घुसकर मारपीट करने, तोड़फोड़ करने और उनके भाई को घसीट कर ले जाने का गंभीर आरोप लगाया है। रिया पासवान के मुताबिक 29 जुलाई की रात करीब 2 बजे 8 पुलिसकर्मी मेरे घर में घुसे, जिनमें से केवल 1 महिला पुलिसकर्मी थी और 1 बिना वर्दी के था। पुलिसकर्मियों ने घर में मौजूद गर्भवती महिलाओं सहित सभी सदस्यों के साथ मारपीट की। उनके कपड़े फाड़े गए और उन्हें बुरी तरह पीटा गया। वो मेरे भाई को भी घर से घसीटकर अपने साथ ले गए। पुलिसकर्मियों ने पड़ोसियों को भी धमकाया, जिससे कोई भी हमारी मदद के लिए आगे नहीं आया और न ही घटना का वीडियो बना सका। बता दें कि रिया पासवान कमला नेहरू नगर के स्लम इलाके में समाज सेवा करती है। रिया ने 4 दिन पहले ही एसपी को आवेदन दिया था और इलाके में सीसीटीवी कैमरे लगाने के लिए डीएम को भी चिट्ठी लिखी थी। उनका मानना है कि स्थानीय पुलिस थाना इससे नाराज है, क्योंकि कैमरों के लगने से उनकी अवैध उगाही बंद हो जाएगी। ये घटना इसलिए भी और सनसनीखेज हो जाती है क्योंकि रिया ने हाल ही में गया जी में राहुल गांधी के नारी शक्ति संवाद कार्यक्रम में उनसे मुलाकात की थी। उस दौरान रिया ने राजनीति में आने की इच्छा जाहिर की थी। ये मामला अब तूल पकड़ रहा है और बिहार पुलिस के साथ साथ एनडीए की भूमिका और मंशा पर भी गंभीर सवाल खड़े कर रहा है। बिहार में कानून व्यवस्था सवालों में है, तो सवाल गजा को लेकर भी उठ रहे हैं, जहां इजराइल दुनिया में किसी की नहीं सुन रहा है और इसका नुकसान उसे उठाना भी पड़ रहा है। एक के बाद एक देश इजराइल से दूर हो रहे हैं और अब यूएन में भारत ने भी इजराइल के खिलाफ बेहद तीखा रुख अपनाया। देखिए रिपोर्ट।
दुनिया के अलग अलग कोने से गजा युद्ध को खत्म करने की मांग उठ रही है। इजराइल पर इस जंग को खत्म करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद इजराइल की तरफ से गजा में हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे और अब गजा के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र में भी आवाज उठी। संयुक्त राष्ट्र में इजराइल फलस्तीन मुद्दे पर 2 राज्य समाधान को लेकर एक बड़ी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें भारत समेत कई देशों ने हिस्सा लिया, लेकिन अमेरिका और इजराइल ने इस सम्मेलन का बहिष्कार किया। सऊदी अरब की अध्यक्षता में हुए इस सम्मेलन में भारत ने गजा के लोगों के हक के लिए आवाज उठाई। भारत की तरफ से संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधि हरीश पारी ने 2 राज्य समाधान के लिए भारत की प्रतिबद्धता जताई। उन्होंने कहा कि भारत ने हमेशा तत्काल युद्ध विराम, मानवीय मदद की आपूर्ति और बंधकों की सुरक्षित रिहाई की मांग की है। भारत मानता है कि संवाद और कूटनीति ही इस जटिल मसले का हल निकाल सकती है। वैश्विक कोशिशों को अब उद्देश्यपूर्ण वार्ता और कूटनीति के जरिए इस संघर्ष के लिए 2 राज्य समाधान के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। इस दौरान अलग अलग देशों ने 2 राज्य समाधान पर अपना अपना मत व्यक्त किया। रूस ने कहा कि उसने सबसे पहले इजराइल को मान्यता दी और उन्होंने फिलिस्तीन के लिए 1990 से ही मॉस्को में दूतावास खोल रखा है। वहीं यूएई ने कहा कि उनका देश फलस्तीनी लोगों तक जरूरी मदद पहुंचाने में सबसे आगे रहा है, लेकिन जरूरी है कि अब गजा में जंग रोकी जाए। इसके अलावा बांग्लादेश और पाकिस्तान ने फलस्तीन के आत्मनिर्णय के अधिकार का समर्थन किया। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने उम्मीद जताई कि ये सम्मेलन फलस्तीन इजराइल मसले पर कोई ठोस दिशा तय करने वाला मोड़ साबित होगा। अब देखना यह होगा कि गजा में आखिर जंग कब रुकती है। क्या इस सम्मेलन से इजराइल पर कोई दबाव पड़ेगा? और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। गौरव गोगोई पिछले कुछ दिनों से अपने बेबाक भाषणों की वजह से संसद में काफी चर्चा में आ गए हैं। और फिर क्या था, असम की सरकार भी सक्रिय होगी और उसने कहा कि वो गोगोई की पत्नी का विदेशी नागरिकता का मामला एनआईए को सौंप सकती है। इसे कुछ लोग ये बता रहे हैं कि शायद केंद्र सरकार से सवाल करने का ये खामियाजा हो। दूसरी तरफ कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि बीजेपी ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है, क्योंकि असम में बिहार के बाद में चुनाव होने जा रहे हैं। फिलहाल असम की सरकार ने, या कहना चाहिए कि बीजेपी ने, एक तीर से 2 निशाने साध दिए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।